फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में बच्चों क्या पॉइंट है, देखें कि एमपी कैन फॉल व्हेन एपी इज राइजिंग। कल मैंने डायग्राम बनवाया था बच्चों, याद होगा, टोटल प्रोडक्शन का डायग्राम हमने बनाया था और हमने साइमल्टेनियसली दो डायग्राम और बनाए थे, एक एमपी का और बच्चों कौन सा बनाया था, एपी का। समझ रहे हो, एमपी और एपी के बच्चों डायग्राम याद होंगे, हमने एक ही पे बना दिए थे और टीपी का डायग्राम हमने ऊपर वाला बनाया था। समझ रहे हो, आओ जरा उस डायग्राम पे बात करते हैं। ये देखो, मैं इसमें पहले वो डायग्राम दिखाता हूँ आपको जो कल बनाए थे, फिर इस टॉपिक को डिस्कस। ये देखो जी, अब बच्चों टीपी वर्सेस एमपी रिलेशनशिप तो हमारा कल हो गया था, मैं फिर भी एक बार बता देता हूं। टीपी वर्सेस एमपी की बात कर रहा हूं बच्चों, पहले टीपी वर्सेस एमपी, और आप लोग बताना मुझे कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। डायग्राम एक ही स्क्रीन पे आ चुका है। व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, when TP is increasing at increasing rate, TP is concave to the point of origin. Am I right or wrong? In that case MP is increasing. Is that okay? बिल्कुल ठीक है, आप चेक कर सकते हो। जिस पे मैंने अभी ब्लू स्केचिंग करनी है, ये देखिए आप, TP is increasing at increasing rate, MP is increasing, MP is increasing. Is that okay? when TP is increasing at diminishing rate, मतलब जब TP convex to the point of origin है, दिख रहा है बच्चों अब आपको, जिसको मैं अब ब्लू कर रहा हूं, TP is increasing at diminishing rate, F तक convex है point of origin के लिए, वहां पर MP is decreasing. Is that okay? ये भी ठीक है सर। This all is the second stage, है ना। फर्स्ट स्टेज क्या थी, when TP is increasing at increasing rate, MP is increasing, this is the first stage of the law. When TP is increasing at diminishing या decreasing rate and MP is decreasing, this is the second stage of the law. और जहां पर TP मैक्सिमम है बच्चों, इस ब्लैक डॉट पे TP is maximum, वहां पर बिल्कुल मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड स्टेज, ये सेकेंड स्टेज का एंड है। यहां पर फर्स्ट स्टेज के मुकाबले में प्रॉफिट डेफिनेटली क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं। माना पहले प्रॉफिट क्या हो रहे हैं बच्चों, ज्यादा, उसके कंपैरेटिवली अब प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, कम, पर मैं ये नहीं कह रहा बेटा कि प्रॉफिट नहीं हो रहे, हो तो रहे हैं। अब मैं पहले अगर मान लो, कल भी मैंने एग्जांपल लिया था, 300 रुपए कमा रहा था, फिर मैंने 200 रुपए कमाने शुरू कर दिए, फिर मैंने 100 रुपए कमाने शुरू कर दिए, फिर मैंने 50 रुपए कमाने शुरू कर दिए, तो बेटा तब तक प्रोडक्शन तो करते रहोगे ना जब तक आपके पॉकेट में प्रॉफिटेबिलिटी का अमाउंट है, तब तक उतनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करना गलत नहीं है। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई। फर्स्ट स्टेज बेस्ट स्टेज है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लेकिन उसमें लॉ को रोक देना गलत है, क्योंकि आप कम प्रॉफिटेबिलिटी में ही सेटिस्फाई हो रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए। बच्चों बात समझ में आ गई। इसका मतलब आपको सेकंड स्टेज में परफॉर्म करना चाहिए बच्चों या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। थर्ड स्टेज में लॉ को लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, नहीं। थर्ड स्टेज में नुकसान होगा सर, क्योंकि एक तो कॉस्ट बढ़ेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स और वेरिएबल फैक्टर आपके इंक्रीज होंगे, और प्रोडक्टिविटी आपकी क्या होगी, 15 से घट के 14 रह जाएगी। तो थर्ड स्टेज इकोनॉमिक एब्सर्डिटी की सिचुएशन है। फर्स्ट स्टेज में लॉ को रोकना गलत है, थर्ड स्टेज में लेके जाना गलत है। इसका मतलब बेस्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन कौन सी है बच्चों, सेकंड स्टेज बेस्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन है। सेकंड स्टेज का एंड तक आपको, यानी कि 7th यूनिट तक आपको लॉ को लेके जाना चाहिए। इतनी बात बच्चों क्लियर है। और मैंने अभी आपको टीपी वर्सेस एमपी रिलेशनशिप बताया। व्हेन टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग इन द थर्ड स्टेज ऑफ द लॉ, एमपी बिकम्स, बोलो बच्चों, एमपी बिकम्स नेगेटिव। ये थर्ड स्टेज है, इसमें लॉ को अपने को लेके नहीं जाना है। ये ठीक हो गया। अब बच्चों, अब मैं टीपी वर्सेस एमपी की बात नहीं कर रहा, अब मैं आपसे बात करूंगा एमपी वर्सेस एपी के बारे में। ध्यान से देखें, ध्यान से मेरी बात को देखें, सुने। ये देखो, अब मेरे रेड स्केच पे ध्यान देना जो मैं एमपी पे कर रहा हूं बेटा। एमपी इज इंक्रीजिंग व्हेन, सही है, कौन से पॉइंट तक बच्चों एमपी बढ़ रहा है, बोलो, जी तक। व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, AP is also increasing. Am I right? मैं सही कह रहा हूं।
जब एमपी बढ़ रहा है बच्चों, एपी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। गॉट इट बच्चों? एपी लेकिन एच पॉइंट तक बढ़ रहा है और एमपी कौन से पॉइंट तक बढ़ रहा है, जी पॉइंट तक बढ़ रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जी पॉइंट के बाद एमपी ने घटना शुरू कर दिया। आप देख पा रहे हो सेकंड स्टेज में एमपी ने घटना शुरू कर दिया, लेकिन उस सेकंड स्टेज में थोड़ा सा एपी घट नहीं रहा है, थोड़ी देर तक एपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि एपी का मैक्सिमम पॉइंट कहां पे है, एच पे है, और एमपी का मैक्सिमम पॉइंट कहां पे है, जी पे है। किसका मैक्सिमम पॉइंट पहले आ जाता है, एमपी का या एपी का, एमपी का। एमपी का मैक्सिमम पॉइंट जी पहले आ जाता है, उसके बाद एमपी ने घटना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एपी अभी भी बढ़ रहा है और एपी का मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है बच्चों, एच। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब बच्चों अगर इस पॉइंट को मैं बाय द वे के नाम दूं, वैसे इसको कहीं एक्सप्लेनेशन में इस पॉइंट को मैंने नाम दिया नहीं है कहीं पे भी, अगर इसको मैं के नाम दूं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जी से एच तक MP is falling, am I right or not? MP is falling from G to H, am I right? But AP is rising from K to H, am I right? तो इसका मतलब ये एक ऐसा स्ट्रेच है बच्चों जिसको मैं ग्रीन शेड दे रहा हूं, ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा स्ट्रेच है जिसमें बच्चों क्या चीज आपको देखने को मिल रही है, MP is falling but AP is rising। बच्चों बात समझ में आ गई? लेकिन इस एरिया से पहले इफ एमपी इज राइजिंग, एपी इज राइजिंग, बोलो ठीक। और इस एच पॉइंट के बाद जरा ध्यान दें अगर आप, तो एच पॉइंट के बाद ध्यान दें, इफ एमपी इज फॉलिंग, एपी इज फॉलिंग। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? मैं लाइन डाल के बताता हूं आपको। मैंने ना यहां पर बेटा 3 ब्लैक लाइंस डाल रहा हूं, एक पहली ब्लैक लाइन, ये दूसरी ब्लैक लाइन, आपको समझाने के लिए सिर्फ, और बच्चों बस ये 2 ब्लैक लाइन में हो जाएगा। ये जो फर्स्ट ब्लैक लाइन है यानी कि थर्ड यूनिट ऑफ लेबर तक अगर आप चेक करो, थर्ड यूनिट ऑफ लेबर तक आप चेक करो, एमपी बढ़ रहा है, एपी बढ़ रहा है, बोलो सही है? और बढ़ते समय किसकी स्पीड फास्टर है बच्चों, एमपी की स्पीड फास्टर है या एपी की स्पीड फास्टर है? कौन, किसकी वैल्यू ज्यादा है, एमपी ज्यादा है या एपी ज्यादा है? एमपी, क्योंकि एमपी का जो ग्राफ है वो ऊपर है, किसके ग्राफ से, एपी के ग्राफ से। और ये वाली बात बेटा सिर्फ डायग्राम क्यों, आज टेबल में दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो 3 यूनिट ऑफ लेबर तक चेक करो, एमपी एपी दोनों बराबर, यानी दोनों सेम कॉमन पॉइंट से शुरू होंगे। उसके बाद एमपी की वैल्यू कितनी है बेटा, 3, एपी की वैल्यू कितनी है, 2.5, एमपी की वैल्यू 4, एपी की वैल्यू 3। हर स्टेज में बच्चों कौन ज्यादा है, एमपी या एपी? एमपी। तो मैं सही कह रहा हूं, थर्ड यूनिट ऑफ लेबर तक बच्चों मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, थर्ड यूनिट ऑफ लेबर तक मैं कहना चाह रहा हूं, एमपी इज राइजिंग, एपी इज राइजिंग, एम आई राइट? एंड एमपी इज ग्रेटर देन एपी, गॉट इट और नॉट? ठीक। अब बेटा तीसरी यूनिट से चौथी यूनिट ऑफ लेबर के बीच में जरा चेक करो इस ग्रीन एरिया को जिसको मैंने शेड किया था, जिसको मैं अभी ब्लैक ट्राइंगल दे रहा हूं, ये वाला एरिया, इस एरिया को आप चेक करो। इस एरिया में मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, जी से एच तक और के से एच तक क्या सिचुएशन है बच्चों? सिचुएशन ये सर, एमपी ने तो फॉल करना स्टार्ट कर दिया, सो इस स्पेशल एरिया में व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, एमपी इज फॉलिंग बट एपी इज राइजिंग। मैं सही कह रहा हूं बच्चों? एमपी फॉल कर रहा है बट एपी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। डन। और इस स्पेशल एरिया के बाद, ब्लैक लाइन के बाद चेक करो इस एरिया में, जिसको मैं अभी आपको येलो करके दिखा रहा हूं। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? मैं इस एरिया के बारे में, इस एरिया में बच्चों बताओ, बोथ आर फॉलिंग, यानी एमपी इज फॉलिंग एज वेल एज एपी इज फॉलिंग। बेटा कौन सी की वैल्यू ज्यादा है, एमपी की या एपी की? एपी ज्यादा है, मतलब आप ये कहोगे एमपी इज लेसर देन एपी, बोलो डन? क्योंकि वो एरिया नीचे है, आप चेक कर सकते हो इसको डायग्राम के अंदर भी, टेबल के अंदर भी, सॉरी, ये देखो, ये देखो,
इस वाली डॉट पे दोनों बराबर है, बराबर होने के बाद की सिचुएशन देखो कौन ज्यादा है, ये देखो एमपी कम है एपी ज्यादा है, एमपी कम है एपी ज्यादा है, एमपी कम है एपी ज्यादा है, एमपी कम है एपी ज्यादा है। बोलो डन। यानी कंक्लूड क्या हुआ, बढ़ते हुए एमपी इज ग्रेटर देन एपी, घटते हुए एमपी इज लेसर देन एपी, और एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर एमपी इज इक्वल्स टू एपी। वो पॉइंट कौन सा बच्चों, जरा बता पाओगे कौन से पॉइंट पे एमपी एपी के बराबर है? एच पॉइंट पर। यानी इस एच पॉइंट पर स्पेशल पॉइंट है बेटा, एमपी इज इक्वल्स टू एपी, फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर पर। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई, एमपी वर्सेस एपी की सिचुएशन क्या है? डन है। और ये सिचुएशन बच्चों इसलिए ऐसी है क्योंकि एमपी बिलोंग्स टू सिंगल यूनिट ऑफ लेबर। हर एडिशनल यूनिट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कौन करता है? मार्जिनल प्रोडक्शन। और एवरेज प्रोडक्शन क्या है? एवरेज इफेक्ट है। मार्जिनल्स का एवरेज इफेक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्शन। तो एवरेज इफेक्ट हमेशा कम होता है किस इफेक्ट से? मार्जिनल इफेक्ट से। आप इस बात को समझोगे तो बात समझ में आएगी। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो। मार्जिनल प्रोडक्शन एडिशनल यूनिट का इफेक्ट है, जो कि बड़ा इफेक्ट है। मार्जिनल इफेक्ट इज ग्रेटर इफेक्ट। और एवरेज प्रोडक्शन कौन सा इफेक्ट है? एवरेज ऑफ द इफेक्ट्स है, यानी सारे इफेक्ट्स का एवरेज होता है एवरेज प्रोडक्शन। तो एवरेज इफेक्ट हमेशा कम पड़ेगा कौन से इफेक्ट से? मार्जिनल इफेक्ट से। तो इसलिए बढ़ते हुए भी मार्जिनल प्रोडक्शन की स्पीड कैसी है? फास्टर है। और घटते हुए भी मार्जिनल प्रोडक्शन की स्पीड कैसी है बच्चों? फास्टर है। इसलिए सबसे तेजी से नीचे आ गया। बढ़ते हुए मार्जिनल प्रोडक्शन तेजी से ऊपर चढ़ गया, और घटते हुए मार्जिनल प्रोडक्शन तेजी से नीचे की तरफ आ गया। यानी बढ़ते हुए भी मार्जिनल प्रोडक्शन की स्पीड फास्टर है, और घटते हुए भी मार्जिनल प्रोडक्शन की स्पीड फास्टर है। और बस एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन किसके बराबर होगा? एवरेज प्रोडक्शन के बराबर होगा। इज दैट ओके और नॉट? बच्चों अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो आइए अब ऊपर वाले एरिया पे यहां पे आ जाओ। अब आपको क्लियर होगा। देखो इधर सुनो मेरी बात। फर्स्ट पॉइंट, एमपी कैन फॉल व्हेन एपी इज राइजिंग। बोलो बच्चों, वो एक स्पेशल सा स्ट्रेच जो मैंने हाईलाइट किया था वहां पर यही पॉइंट था ना कि एमपी ने घटना शुरू कर दिया था, एमपी अपने हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आना शुरू हो गया था, और एपी अभी भी क्या हो रहा था? राइज हो रहा था। सर क्यों? क्योंकि एमपी जो है वो रैपिडली बिहेव करता है एज कंपेयर टू एपी। एमपी का जो है बढ़ने में भी फास्ट है और घटने में भी फास्ट है, ठीक है ना। एमपी इज एवरेज आउट इन द एस्टिमेशन ऑफ एपी। तो एपी क्या है? एवरेज इफेक्ट है, और एमपी क्या है? इंडिविजुअल इफेक्ट है। तो एमपी का एवरेज इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? एपी के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए एपी इफेक्ट स्लो हो जाता है और एमपी इफेक्ट फास्ट होता है। तो ये हो गया, ये हो गया। एमपी पुल्स एपी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। वो एमपी ही है जो एपी को पहले ऊपर की तरफ खींचता है, क्योंकि एमपी खुद ऊपर जा रहा होता है तो एपी को भी ऊपर की तरफ खींचता है। फिर एमपी का हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाता है? पहले आ जाता है। उसके बाद एमपी घटना स्टार्ट कर देता है और वो एपी को भी डाउनवर्ड फ्लो में लाने की कोशिश करता है। तो इसलिए एमपी के बढ़ने से एपी बढ़ता है और एमपी के घटने से एपी घटता है। लेकिन एमपी का अपना खुद का इफेक्ट फास्टर होता है बढ़ने में भी और घटने में भी, और एपी का इफेक्ट उससे स्लो होता है बढ़ने में भी और बच्चों घटने में भी। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन एक स्पेशल सा स्ट्रेच भी वहां पे देखने को मिलता है, और वो स्पेशल स्ट्रेच ये कहता है कि एक थर्ड यूनिट ऑफ लेबर से फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर तक में ऐसी सिचुएशन भी होती है व्हेन एमपी इज फॉलिंग बट एपी इज राइजिंग। बोलो डन। और एक स्पेशल बात बच्चों, एमपी कट करता है एपी को एपी के मैक्सिमम पॉइंट पर। सर ये वाली कौन सी बात है? बेटे वापस डायग्राम पे आओ, ये देखो। एमपी ने जी पॉइंट के बाद घटना शुरू कर दिया। आप चेक करो, देखो एमपी ने जी पॉइंट के बाद घटना शुरू कर दिया। कहां तक एमपी घटता चला है? उसके बाद तो घटता ही चला जा रहा है। सेकंड स्टेज में एमपी ने घटना शुरू कर दिया। एमपी एपी को बेटा कौन से पॉइंट पर कट कर रहा है? बोलो। घटता हुआ एमपी एपी को एपी के कौन से पॉइंट पर कट कर रहा है? एच पॉइंट पे। वो एच पॉइंट किसका मैक्सिमम पॉइंट है? एपी का। क्या वो एमपी का भी मैक्सिमम पॉइंट है? नहीं सर, एमपी का मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? जी। इसका मतलब एमपी एपी को एपी के मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर कट करता है। इज दैट क्लियर? उसके पीछे रीजन बेटा ये है, जब कोई चीज तेजी से जा रही है वो है मार्जिनल, स्लो कौन जा रही है? एवरेज, बढ़ते हुए।
और घटते हुए सबसे पहले किसने घटना शुरू कर दिया? मार्जिनल ने। और एपी अभी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो घटते हुए अगर एपी तेजी से घट रहा है तो बेटा कहीं ना कहीं एमपी एपी को किसी पॉइंट पे तो कट करेगा ना बेटा। तो वो कौन सा पॉइंट पे कट करेगा? एपी के मैक्सिमम पॉइंट पे कट करेगा। गॉट इट? समझ में आ गया? और कल की क्लास में मैंने एक बात बताई थी बेटा, हम कांस्टेंट रिटर्न क्यों नहीं दिखाते, है ना। आज बेटा उस पर बात करेंगे। देखो ये सुनो, एक ऐसा स्पेशल पॉइंट मेरे को डायग्राम में दिख रहा है बच्चों, पहले टेबल में दिख रहा है एक स्पेशल पॉइंट जहां पर एमपी एपी के बराबर है। बोलो है? कौन सी यूनिट ऑफ लेबर पे ऐसा है बच्चों? फोर्थ। बोलो ठीक। अगर बच्चों मैं इंक्रीजिंग रिटर्न से कांस्टेंट रिटर्न दिखाने चलूं तो आप लोग मुझे बताओ, देखते हैं कौन जवाब देगा। अगर मैं थर्ड यूनिट ऑफ लेबर के बाद फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर पर कांस्टेंट रिटर्न दिखाने की कोशिश करूं तो आप लोग मुझे प्लीज पहले तो ये बताओ मैं टीपी कितना दिखाऊं। फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर पे कांस्टेंट रिटर्न दिखाना है तो मैं टीपी 12 की जगह कितना दिखाऊं? नो, गलत। टीपी 12 की जगह कितना दिखाऊं कि कांस्टेंट रिटर्न आ जाए? 13। क्योंकि बच्चों यहां पर अगर 13 आएगा, यहां पर अगर 13 आएगा तो एमपी कितना आएगा? बोलो 4 आएगा सर। तो पिछला एमपी कितना है? बोलो 4 ही है। अगला एमपी भी कितना हो गया? 4। कौन सी रिटर्न हो गई? कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? मैं तुम्हें बोलता हूं उससे अगला भी मुझे कांस्टेंट रिटर्न दिखाना है तो मुझे 14 की जगह पर टीपी कितना दिखाना पड़ेगा? बोलो 17। तो मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 4। और रिटर्न कौन सी हो जाएगी? कांस्टेंट रिटर्न। बच्चों कांस्टेंट रिटर्न तो हो जाएगी, वो बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी वहां पर। एमपी इज इक्वल्स टू एपी वाला कोई भी पॉइंट उस टेबल के अंदर आएगा नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? अब एपी के बराबर थोड़ी ना आएगा, एपी की तो पता नहीं क्या ही वैल्यू आएगी। अब आप बताओ, देखो 13/4 3 पॉइंट समथिंग, इज इट इक्वल टू 4? नो। तो इसका मतलब एमपी इज इक्वल टू एपी के पॉइंट को भूल जाओ साहब फिर। जबकि हम अपनी टेबल को इस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंक्रीजिंग रिटर्न के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न में हमें एक ऐसी स्टेज दिखानी ही है जहां पर क्या होता है बच्चों, मार्जिनल प्रोडक्शन किसके बराबर होता है? एवरेज प्रोडक्शन के बराबर होता है। वो पॉइंट हमें दिखाना ही दिखाना है। तो अगर वो पॉइंट दिखाना है तो बेटा आपको कांस्टेंट रिटर्न वाले पॉइंट को भूलना पड़ेगा और सीधा इंक्रीजिंग रिटर्न से हमें लॉ को कौन सी स्टेज में लाना पड़ेगा? डिमिनिशिंग रिटर्न। और डिमिनिशिंग रिटर्न को फॉलो करते करते फिर सीधा कौन से रिटर्न पे लाना पड़ेगा? नेगेटिव रिटर्न। ऐसा करते हुए बेटा ये वाली स्टेज आएगी अपने पास, ये वाली ए, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, ये वाली एमपी इज इक्वल्स टू एपी। समझ रहे हो? और ये एमपी इज इक्वल टू एपी बच्चों सिर्फ इसी तरह की ड्राफ्टेड टेबल के अंदर ही आ सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो दैट इज द रीजन क्यों हम इंक्रीजिंग रिटर्न से डायरेक्ट कौन से रिटर्न पे आ जाते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न पे। क्यों हम टोटल प्रोडक्शन की कनकेव शेप से स्ट्रेट लाइन ना दिखा के सीधा कनकेव से कौन सी शेप पे आ जाते हैं? कॉन्वेक्स। बच्चों मैंने एक वर्ड यूज किया, क्यों हम कनकेव से कन्वेक्स आ जाते हैं? मैंने एक स्ट्रेट लाइन यूज किया। स्ट्रेट लाइन टीपी कब बनेगा? बोलो जब टीपी कौन से रेट से इंक्रीज होगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हमने करना नहीं। इसीलिए बच्चों अगर मैं कांस्टेंट रेट बीच में लेके आ जाऊं तो कोई बच्चा बता सकता है? देखो क्या मैं सही कह रहा हूं? ए ऐसा बनता, उसके बाद बीच में कैसी लाइन आती? स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद शेप कैसी होती? कॉन्वेक्स। पर हमें ऐसा नहीं बनाना, हमें सीधा कॉनकेव से फ्लैट कहां पे एंटर कर देना? लॉ को कॉन्वेक्स शेप एंटर कर देना। सबको बात समझ में आ गई? तो बच्चों अब मैंने आपको ये ऊपर वाले भी सारे रिलेशनशिप बता दिए बेटा, ये वाले दोनों पॉइंट बता दिए, 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। और मैंने ये भी रीजन आपको बता दिया कि बेटे हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर हम बताते हैं पर हम उसको दिखाते क्यों नहीं है? बोलो बच्चों बात समझ में आ गई? दोनों पॉइंट क्लियर है सबको? 3 स्टेज में बच्चों लॉ डिवाइड है। पहली स्टेज कौन सी है बच्चों? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर।
जहां पर आप फिक्स फैक्टर के साथ जब वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हो तो टोटल प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होती है? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न। आ जाओ तो बेटे इस टेबल में आप लोग मुझे बताओ क्या इंक्रीजिंग रिटर्न है? ये देखो 2 2 2 2 फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4, ओके। टोटल प्रोडक्शन 2 के बाद एडिशन कितने का? 3 के बाद 4 के बाद 5। इज दैट ओके और नॉट? क्या मैं इंक्रीजिंग रिटर्न बोलूं? डन। पूरी टेबल किसको बिलोंग करते हैं बच्चों? इंक्रीजिंग रिटर्न को। और याद करो अब इस पूरी टेबल को मैं फ्री हैंड मिलाऊंगा क्योंकि मैं पॉइंट के साथ इसको पहले मिला चुका हूं। याद करो फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में मैंने जब 6 पॉइंट बताए थे तब मैंने ये डायग्राम बनवाया था आपको इंडिविजुअली। और बताओ बेटा शेप कैसी बनेगी? कनकेव या कन्वेक्स? कॉनकेव। बना दो बच्चों, तो फ्री हैंड बना दो, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये शेप बनेगी आपकी, टोटल प्रोडक्शन कर्व बनेगा कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। और मार्जिनल प्रोडक्शन की शेप कैसी बनेगी बच्चों? स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। किसी ने अगर पॉइंट के थ्रू बनाना है बना सकता है, लेकिन फ्री हैंड बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लेना बस टीपी एमपी कॉनकेव अपवर्ड स्लोपिंग। दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, जब आप फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को एक एक करके बढ़ाते हो और टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ऐसा टीपी बनता है, ऐसा एमपी बनता है। कर लोगे? अब आज का मुद्दा ये नहीं है, ये तो पहले ही कर चुके थे हम। आज का मुद्दा ये नहीं है बेटा, आज का मुद्दा है इसके रीजन। ऐसा क्यों होता है कि जब तुम शुरू में फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो तो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न की सिचुएशन दिखती है? ऐसा क्यों होता है बच्चों? सबसे पहला रीजन, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। आपके फिक्स फैक्टर अच्छे तरीके से यूज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लैंड कितने हेक्टेयर ली थी? 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर लैंड के साथ जब एक लेबर लिया था तो लैंड थी कम, सॉरी लैंड थी ज्यादा और लेबर थी कम, इसलिए लैंड का फुलर यूटिलाइजेशन शुरू में पॉसिबल नहीं हो पाया था। जैसे जैसे मैंने 2 हेक्टेयर लैंड के साथ 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर बैठाने शुरू करे तो बच्चों लैंड वर्सेस लेबर का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया, फिक्स फैक्टर को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए टोटल प्रोडक्शन कैसे होना शुरू हो गया बच्चों? इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना शुरू हो गए। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। तो पहला पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। पहला पॉइंट डन। ओके। दूसरा बच्चों, जब आप ऐसा करते हो तो सिर्फ फिक्स्ड फैक्टर का ही अच्छे से यूज नहीं होता, वेरिएबल फैक्टर की भी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। 2 हेक्टेयर पर 1 लेबर उस एक को ही सारे काम करने पड़ रहे हैं। लेबर की एफिशिएंसी क्या है वहां पर? कम। जब आपने उसी 2 हेक्टेयर पे 2 लेबर बिठा दिए तो लेबर का स्पेशलाइजेशन होना शुरू हो गया। राइट मैन एट राइट प्लेस। उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर करना शुरू कर दिया। जिसको जो काम सबसे बढ़िया आता है उसने वो करना शुरू कर दिया। 3 लेबर हो गए और अच्छा डिवीजन हो गया, 4 लेबर हो गए और अच्छा डिवीजन हो गया। तो बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से स्पेशलाइजेशन होना शुरू हो गया। तो वेरिएबल फैक्टर का ही बढ़िया और फिक्स्ड फैक्टर का भी बढ़िया यूज होना शुरू हो गया। तो वेरिएबल फैक्टर का स्पेशलाइजेशन वहां पर होना शुरू हो गया। बोलो 2 पॉइंट क्लियर है? इसकी वजह से बढ़िया हो गया। तीसरा बच्चों, उनका आपसी कोऑर्डिनेशन बढ़िया होता चला गया, इसलिए फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होता चला जा रहा था और प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होता चला जा रहा था? इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता चला जा रहा था। समझ रहे हो? और एक रीजन पढ़ना बच्चों, फोर्थ, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। मैं इस पे 2 मिनट लगाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब हम इनिशियली प्रोडक्शन को शुरू करते हैं, इनिशियली शुरुआत में, तो कुछ फिक्स्ड फैक्टर ऐसे होते हैं जो इंडिविजिबल होते हैं। इंडिविजिबल का मतलब है आपने प्रोडक्शन को शुरू किया छोटे लेवल पे, लेकिन आपको एक फिक्स फैक्टर पूरा का पूरा घर पे लेके आना पड़ेगा, आई मीन फैक्ट्री में लेके आना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। किसी की फैमिली में एक ही मेंबर हो, बंदा एक ही हो, एक बंदा है घर पे रहता है, ठीक है, उसको अपने घर में सिर्फ
एक पानी की बोतल ठंडी करनी है सुबह से लेके शाम तक, कितना यूज है बच्चों? एक पानी की बोतल ठंडी करनी है, एक कटोरी सब्जी रखनी है, थोड़ा सा आटा रखना है। तो बेटे उसको पूरा फ्रिज लाना पड़ेगा घर पे या नहीं लाना पड़ेगा? पूरा फ्रिज चाहिए या फ्रिज के छोटे से पार्ट से काम हो जाएगा कि भी मेरी रिक्वायरमेंट तो इतनी सी है तो मैं फ्रिज का सिर्फ डोर लेके आ जाता हूं घर पे, उसी से ठंडा हो जाएगा। हो जाएगा भाई ठंडा? पूरा फ्रिज लाना पड़ेगा नहीं? अच्छा, एक मेंबर के साथ एक और मेंबर हो जाए, 2 मेंबर रहने लगे तो अभी भी उसी फ्रिज से काम चल जाएगा। 3-4 मेंबर तक फ्रिज के बड़े साइज को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही 2 फ्रिज लाने की जरूरत पड़ेगी। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि कॉस्ट सारी की सारी किस पे डिपेंड कर रही है? फर्स्ट लेबर के साथ कॉस्ट लग गई थी। अब आपने फर्स्ट के साथ जब सेकंड लेबर बिठाया तो आपको सेकंड फ्रिज की जरूरत नहीं है, और अगर मैं एक ही लेबर बिठाऊं तो भी बिना फ्रिज के काम चल जाएगा, बिना फ्रिज के काम चलेगा तब भी नहीं चलेगा। बच्चों बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है इसमें आप फिक्सिटी और फैक्टर को कंसीडर करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक मैंने यहां पे भी ले रखा है। मान लो आपने कोई मूवी देखनी है, समझ रहे हो? पहले जमाना होता था, खैर डीवीडी वीसीआर का अब तो जमाना होता नहीं, बट डीवीडी सबको पता होगा, डीवीडी प्लेयर नाम की भी चीज होती थी। आजकल जमाना यूट्यूब का जमाना है, बट डीवीडी प्लेयर एक इंस्ट्रूमेंट होता था इतना जिसमें डीवीडी को प्ले करते थे, ठीक है? उससे पहले वीसीआर भी होता था, उसमें कैसेट सब प्ले करते। चलो डीवीडी प्लेयर तो सबने देखा ही होगा, है ना? वीसीडी प्लेयर भी होता था। तो बच्चों अगर मान लो आपने पूरी मूवी देखनी है 3 घंटे की, तो भी आपको डीवीडी प्लेयर चाहिए। और अगर आपने पूरी मूवी नहीं देखनी, सिर्फ एक गाना देखना है, तो बेटे डीवीडी प्लेयर के छोटे से पार्ट से काम चल जाएगा। पूरा डीवीडी प्लेयर तब भी लाना पड़ेगा, बच्चों यहां पर भी एग्जांपल कौन सा है? फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कौन से नेचर के होते हैं? फिक्स्ड नेचर के होते हैं। अगर आपको थोड़ा काम करना है तब भी पूरा फिक्स फैक्टर लेके आना पड़ेगा, ज्यादा काम करना है तब भी आपको पूरा फिक्स फैक्टर लाना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट और नॉट? तो इसका मतलब जैसे जैसे आप फिक्स्ड फैक्टर का और अच्छा और बड़ा यूज करते जाते हो, आपकी रिटर्न कैसे बढ़ती है? इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। बच्चों बात समझ में आ रही है ना? मैंने भी आपको फ्रिज का एग्जाम्पल दिया। एक फ्रिज के साथ एक पर्सन, फ्रिज का पूरा यूज नहीं हुआ, एक फ्रिज के साथ आपने 2 पर्सन अटैच कर दिए, ये फ्रिज का थोड़ा अच्छा यूज होना शुरू हो गया। एक फ्रिज के साथ आपने 3 लोग एसोसिएट कर दिए, ये और बढ़िया यूज होना शुरू हो गया। एक लेवल तक आपकी कॉस्ट क्या हो रही है? कट हो रही है। तो प्रोडक्शन कैसा इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीजिंग रेट से। हाँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सर उस फ्रिज के साथ आप 10 लोग एसोसिएट कर दोगे। नहीं, अब आपको एक फ्रिज नहीं, आपको कितने फ्रिज लगेंगे? अभी 2 फ्रिज यूज करने की जरूरत पड़ जाएगी। यानी अब आपको फिक्स्ड फैक्टर को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई? आई होप बच्चों ये फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर वाला मामला समझ में आ गया सबको। चलिए, तो बच्चों पहला पॉइंट क्लियर सबको? चलिए, सेकेंड रिटर्न बेटा कैसे होता है कि जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को बढ़ाएं और टोटल प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो। कांस्टेंट मतलब हर बार उतनी ही इंक्रीज हो, तो हम कहेंगे कौन सा रिटर्न है बच्चों? कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर है। जरा चेक करो क्या आपको कांस्टेंट रिटर्न दिख रहा है? 5, 10, 15, 20 कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है बोलो? क्योंकि एमपी हर बार कैसा है बच्चों? सेम है। तो आपका टोटल प्रोडक्शन कौन सी रेट से इंक्रीज हो रहा है? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? बच्चों शक्ल बताओ जरा, टीपी की शक्ल कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग पासिंग थ्रू द origin। बना लो फटाफट से, पासिंग थ्रू द origin। दिस इज योर टीपी इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। एंड व्हाट विल यू से अबाउट एमपी? बना दो फिर। दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin parallel to x axis। समझे क्या? कौन सी सिचुएशन है बच्चों ये? कांस्टेंट रिटर्न। जब आप फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट को एक एक करके बढ़ा रहे हो और रिटर्न हर बार बराबर ही आ रही है, तो हम कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर है। और बच्चों ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर कब मिलता है? जरा कॉजेस पढ़ते हैं बच्चों। बहुत सिंपल है इसके कॉजेस। आपने फिक्स के साथ वेरिएबल बढ़ाया, उनका आपसी रेशो कैसा हो चला है? ऑप्टिमम।
ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, लगभग बेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए जब आप फिक्स फैक्टर का वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो, हर एक वेरिएबल फैक्टर आपको उतना ही रिटर्न दे रहा है जितना कि पिछले वाला दे रहा था। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। फ्रिज का अच्छा यूज होना शुरू हो गया, बात समझ में आ रही बेटा? कांस्टेंट रिटर्न। मोस्ट एफिशिएंट यूज किसका कर पा रहे हो आप? वेरिएबल फैक्टर भी अच्छे यूज होने शुरू हो गए, इसलिए कैसा कोऑर्डिनेशन बन गया? अच्छा कोऑर्डिनेशन बन गया। और आइडियल फैक्टर रेशियो, यानी अब फिक्स्ड के साथ साथ जब आप वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को 1 by 1 इंक्रीज कर रहे हो, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है बच्चों। बात समझो, अच्छे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए रिटर्न कौन सी आ रही है? कांस्टेंट। हर अगला यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना कि पिछला वेरिएबल फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था, इसलिए कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर की सिचुएशन है। बोलो भाई, दो बातें समझ में आ गई। लेकिन बच्चों अगर हम रुके नहीं और वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को हम यूं ही बढ़ाते चले गए, तो बेटा मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था, फिर कौन सी स्टेज आती है? डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न। इसको हम इकट्ठा ही कर रहे हैं, ठीक है ना? कांस्टेंट रिटर्न को हमने कहीं टेबल में दिखाया नहीं था, लेकिन अलग से पढ़ना होता है। कांस्टेंट रिटर्न भी हो सकता है ना? अब मैंने आपको रीजन बता दिया बेटा आज की क्लास में कि कांस्टेंट रिटर्न को हम बोलते हैं पर टेबल में भी नहीं बनाते और बड़े वाले डायग्राम में भी नहीं बनाते। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि फिर MP इज इक्वल टू AP वाली स्टेज वो नहीं आ पाएगी, और हम MP इज इक्वल टू AP वाली स्टेज को किसी भी कीमत पे हटा नहीं सकते, उसको तो दिखाना ही है। इसलिए कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को, सॉरी रिटर्न्स टू फैक्टर को हम ना टेबल में दिखाते हैं ना ही हम डायग्राम में दिखाते हैं। दो बात क्लियर है? तीसरी सिचुएशन बच्चों, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। जब आप फिक्स्ड फैक्टर्स को बढ़ा रहे हो, सॉरी वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा रहे हो, किसके साथ बढ़ा रहे हो भाई? फिक्स फैक्टर के साथ। तो उनका आपसी रेशियो इतना डिस्टर्ब हो जाए कि रिटर्न कैसी आनी शुरू हो जाए? डिमिनिशिंग और फिर नेगेटिव। तो आप कहेंगे सर कौन सी सिचुएशन को समझा हमने? डिमिनिशिंग और नेगेटिव दोनों को समझ लिया इकट्ठा। जरा इस टेबल में बताना क्या मैं सही कह रहा हूं? 2 2 2 फिक्स फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4। बच्चों मुझे बताओ 5 9 12 14, इज इट इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग? आई मीन इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग? पक्की बात है डिमिनिशिंग। कैसे बताओ? पहले वाले लेबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था? 5। दूसरे वाले लेबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 4। तो टोटल कितना हुआ? 9। तीसरे वाले लेबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? तो टोटल कितना हुआ? तो रिटर्न कौन सी हुई? इंक्रीजिंग, कांस्टेंट या डिमिनिशिंग? डिमिनिशिंग। उससे आगे 2 कंट्रीब्यूशन है, 1 कंट्रीब्यूशन है, 0 कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद बच्चों यहां तक की रिटर्न तो कौन सी है बताओ जरा मुझे? डिमिनिशिंग। क्या उसके बाद वाली रिटर्न भी डिमिनिशिंग है? 15 से 14 होना, क्या ये भी डिमिनिशिंग है? नहीं। ये कौन सी रिटर्न है बच्चों? नेगेटिव। सबको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दिस इज द नेगेटिव रिटर्न। पहले डिमिनिशिंग रिटर्न पे लॉ जाएगा, और डिमिनिशिंग के बाद फिर फाइनली कौन से रिटर्न पे लॉ आएगा? नेगेटिव रिटर्न पे लॉ आएगा। और ऐसा डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों? टीपी के बारे में बताओ, कैसी शक्ल बनेगी बेटा टीपी की? कॉन्वेक्स। कहां तक की शक्ल कॉन्वेक्स बनेगी बच्चों? 6 यूनिट ऑफ लेबर तक। क्या उसके बाद शक्ल कॉन्वेक्स से वापस कनकेव हो जाएगी? नहीं बच्चों, 7 तक कन्वेक्स रहेगी, इसके बाद कन्वेक्स ही रहेगी, लेकिन फॉल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शेप तो कन्वेक्स ही रहेगी ना। आप एक बात बताओ, देखो यहां से मैंने शुरू किया, सपोज ए ऐसे, ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स है, यहां तक भी कन्वेक्स है, यहां पे मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जब घटना शुरू कर दिया तो बच्चों क्या कनकेव हो गया? क्या स्ट्रेट लाइन हो गया? दोनों अभी भी क्या है? कॉन्वेक्स। इसका मतलब क्या हुआ? डिमिनिशिंग और नेगेटिव। देखो कितना बढ़िया पॉइंट है बेटा, तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे कि नेगेटिव रिटर्न में टीपी की शक्ल कैसी होती है। भाई जो डिमिनिशिंग रिटर्न में होती है वही नेगेटिव रिटर्न में होती है। लिख लो यहाँ पे, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। यहां तक बेटा ब्लैक डॉट तक डिमिनिशिंग रिटर्न है, ये भी लिख रहा हूं यहां पर मैं, डिमिनिशिंग रिटर्न है। और इस ब्लैक डॉट के बाद नेगेटिव रिटर्न है। पर ये पूरा का पूरा
की शक्ल कैसी है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। गॉट इट और नॉट? अब जरा मुझे बता दो बच्चों, मार्जिनल प्रोडक्शन की शक्ल कैसी बनेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। जहां पर ब्लैक डॉट डाली है वहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन आपका एक्स एक्सिस को कट कर जाएगा, यानी जैसे ये यहां पे है बिल्कुल यहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन कैसा होगा, एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा, और जब वो नीचे आना शुरू हो गया तो मार्जिनल प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? समझ में आ रहा है? ये बात तो सारी कल भी होगी थी सर, आज क्या पढ़ना है? आज इसकी वजह पढ़नी है कि जब आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हो तो ये देखने को भी मिलता है ऐसा कि घट रहा है और फिर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न की वजह क्या है? तो वजह ये है बेटे, ध्यान से सुनना, इसके ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बोला था बेटा, पहली स्टेज की रीजन बताया था, इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर। इंडिविजिबिलिटी का मतलब क्या, मैंने छोटे लेवल एक पानी की बोतल ठंडी करनी है, पूरा फ्रिज लाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिज क्या है, फिक्स फैक्टर, और उसकी इंडिविजिबिलिटी है। इंडिविजिबिलिटी का मतलब है एक छोटी सी पानी की बोतल ठंडी करने के लिए भी पूरा फ्रिज चाहिए, इंडिविजिबल है वो, ठीक है। अब इसी वजह से रिटर्न शुरू में क्या होती है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, ठीक हो गया। उसी फ्रिज से आप 2 भी ठंडी कर सकते हो, 10 भी ठंडी कर सकते हो, 50 बॉटल भी ठंडी कर सकते हो। तो जो एक बॉटल पे खर्चा आया वही खर्चा कितने पे आ रहा है, 50 पे। इसलिए शुरू में क्या होता है, कॉस्ट कट होती है, इसलिए प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होता है बच्चों, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फैक्टर। लेकिन अगर मैं 8वीं लेबर, 9वीं लेबर, 10वीं लेबर, 11वीं लेबर लगाऊं तो लॉ कौन से स्टेज में एंटर कर जाएगा बच्चों, मतलब चौथे के बाद, डिमिनिशिंग रिटर्न में। उसका रीजन बेटा ये है क्योंकि वही लैंड अब मजबूरी हो जाएगी कि क्या है, वो फिक्स्ड है। 2 हेक्टेयर पर 1 लेबर, 2 हेक्टेयर पर 2 लेबर, 2 हेक्टेयर पर 3 लेबर, यहां तक सब ठीक था। लेकिन जब 2 हेक्टेयर पर 4 लेबर तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि लैंड क्या है, फिक्स्ड है, और आप सिर्फ किसकी यूनिट को बढ़ा रहे हो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेबर की। तो अगर आपकी लैंड फिक्स ना हो तो क्या लॉ कभी भी इंक्रीजिंग रिटर्न से डिमिनिशिंग रिटर्न में एंटर करेगा? मैंने कल भी बताया था, नेवर। लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न में एंटर इसलिए करता है क्योंकि आपकी लेबर बढ़ चुकी है और लैंड आपकी क्या है, फिक्स्ड है। लेबर ज्यादा हो गई, लैंड क्या हो गई, कम। अगर आप लैंड भी बढ़ा लो, लेबर भी बढ़ा लो, लैंड भी बढ़ा लो, लेबर भी बढ़ा लो, बेटा कभी भी लॉ आपका सेकंड स्टेज में भी एंटर नहीं करेगा। थर्ड स्टेज तो बहुत दूर की बात है। तो सेकंड और थर्ड स्टेज की वजह फिर क्या दिख रही है बच्चों, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, कि फिक्स फैक्टर आपके फिक्स्ड हैं। इसीलिए जब आप ऐसा करते हो तो टेक्निकली इनएफिशिएंसी मिलती है आपको। किसकी टेक्निकली इनएफिशिएंसी मिलती है, वेरिएबल फैक्टर की, क्योंकि फिक्स फैक्टर कम हो जाते हैं और वेरिएबल फैक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाते हैं। रीजन समझ में आ रहा है? और दूसरा रीजन बच्चों इसका यह है कि फिक्स्ड फैक्टर का कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है। वेरिएबल फैक्टर का सब्स्टिट्यूशन है। कैसे सर? मैं लेबर ना बढ़ाऊं, कैपिटल बढ़ा दूं, काम चल जाएगा। मैं लेबर ना बढ़ाऊं, क्या बढ़ा दूं बच्चों, कैपिटल, काम चल जाएगा। 4 लेबर से काम ले रहे थे, अब मैंने कहा चारों लेबर हट जाओ, 1 लेबर बिठाऊंगा लेकिन साथ में खेत पे ट्रैक्टर ले जाऊंगा, तो काम चल जाएगा। मैंने लेबर को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चों, कैपिटल के साथ। पर बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 2 हेक्टेयर लैंड है, क्या मैं लैंड को किसी और चीज से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? नहीं भाई, लैंड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए अगर आप लेबर को बढ़ाते हो, लैंड आपकी तब भी क्या रहेगी, लिमिटेड ही रहेगी, और लॉ को सेकंड और थर्ड स्टेज में एंटर होना ही होगा शॉर्ट रन में, है ना। लॉन्ग रन में लॉ कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में आप लेबर भी बढ़ाओगे और लैंड भी बढ़ाओगे। लेकिन शॉर्ट रन में तो बच्चों लैंड का कोई सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए लॉ विल एंटर इनटू द सेकंड एंड थर्ड स्टेज। गॉट इट और नॉट? और तीसरा बेटा, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा यार। किस किस के बीच में कोऑर्डिनेशन खराब होगा बच्चों, लैंड और लेबर का कोऑर्डिनेशन खराब होगा। जब मैंने 2 हेक्टेयर के साथ 1 लेबर बिठाई थी और फिर 2 लेबर बिठाई थी और फिर 3 लेबर बिठाई थी, तो इनका कोऑर्डिनेशन खराब नहीं, कैसा होना शुरू हो गया था,
अच्छा, लेकिन जब 4 करा, 5 करा, 6 करा, 7 करा, तो ये कोऑर्डिनेशन अब अच्छा नहीं हो रहा, अब ये क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। इनका कोऑर्डिनेशन क्या होना शुरू हो गया बच्चों, पुअर। और जब ये कोऑर्डिनेशन पुअर होगा तो रिटर्न बच्चों बताओ कौन सी आएगी, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट या डिमिनिशिंग? डिमिनिशिंग रिटर्न आएगी। अब वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी बच्चों जो प्रोडक्टिविटी आपको पहले मिल रही थी। बच्चों बात मेरी समझ में आ रही है? तो हमारा पूरा एक लॉ था और उस लॉ के कितने पार्ट बन गए आगे, 3। एक इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, दूसरा बच्चों कौन से वाला, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और तीसरा बच्चों कौन से वाला, तीसरा बच्चों इंक्रीजिंग, दूसरा कांस्टेंट रिटर्न, और तीसरा बच्चों कौन से वाला, डिमिनिशिंग वर्सेस नेगेटिव रिटर्न। ठीक है ना, दोनों को इकट्ठा ही कह सकते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। बात समझ में आ रही है?